अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पूरे सूट की कटिंग और स्टिचिंग का तरीका शेयर करूँगी। ये सूट मैंने अपनी अम्मी के लिए लिया है और ये एक्सल साइज़ में आ जाता है अगर हम इसको साइज़ के हिसाब से देखें तो मैंने ऐसे सूट की कटिंग के लिए ना मैंने एक पैटर्न काट के रखा होता है। अक्सर ऐसा होता है कमीज़ें पीछे चली जाती हैं, जो कमीज़ का फ्रंट साइड होता है ना वो पीछे चला जाता है, ऐसे ऊपर कंधों की तरफ चढ़ जाता है, और जो हमने नेक डिज़ाइन बनाया होता है, गला बनाया होता है, वो ऊपर की साइड पे चढ़ जाता है। ये काफ़ी लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इन चीज़ों के लिए ना पैटर्न जैसे एक्सल है, लार्ज, स्मॉल, इन चीज़ों को देखते हुए, इन साइज़ेस को देखते हुए मैंने पैटर्न काट के रखे होते हैं। उस पैटर्न से मुझे बहुत ही आसानी हो जाती है कटिंग करने में। फ्रंट और बैक की कटिंग में ना मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि कोई भी अगर मैं पीस लेती हूँ, शीलिंग करने के बाद, इस्त्री करने के बाद, उसको सीधे से प्रेस करके रख देती हूँ, क्योंकि मेजरमेंट तो उसकी पहले से हुई होती है। जो उसकी साइज़ के हिसाब से जितनी नपाई होती है वो तो पहले मैंने की होती है। तो क्योंकि फ्रंट और बैक को हमने अलग अलग कटिंग करना होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या कटिंग करने में टाइम लग जाता है, आगे पीछे हो जाते हैं मामला। तो मैंने ना एक पैटर्न काट के रखा हुआ था। पैटर्न से सबसे पहले मैंने फ्रंट साइड को फोल्ड किया है, और उसका जो नेक डिज़ाइन था उसको सेंटर में रखते हुए मैंने फ्रंट का जो पैटर्न था वो उसके ऊपर रखा है, जो मैंने साइज़ काटा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने बैक उसकी ले ली। लेंथ तो हमने ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से लेनी होती है, कम या ज़्यादा, या अक्सर ऐसा होता है कुछ कमीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी लॉन्ग होती है, लेंथ और फैशन के हिसाब से ये कम या ज़्यादा होती रहती है। इसलिए मैंने पैटर्न सिर्फ चाक वाले जगह तक मतलब कि कुछ के चाक की लंबाई 23 इंचज़ होती है और कुछ की 21 भी होती है। साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट शर्ट के हिसाब से मैंने उसकी कटिंग की हुई थी। तो मैंने फ्रंट और बैक को अलग अलग काट के रख लिया। उसके बाद मैंने अपने पैटर्न को संभाल दिया ताकि अगली दफ़ा मुझे फिर से ये काम आ जाए। इस तरह करने से ये होता है, आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा है ना, दुपट्टा है या कोई पुरानी शर्ट है, आप उसका पैटर्न काट के रख सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कटिंग कर रहे तो कोई बात नहीं, आप टेलर से भी कटवा सकते हैं। एक दफ़ा में कटवा के ये तमाम मामला आप हल कर सकते हैं। जिस तरह गला बैक साइड पे चला जाता है, क्योंकि बैक साइड थोड़े से कंधे वाली साइड से ज़्यादा रखा जाता है। फ्रंट को हमने डीप कटिंग देनी होती है और उरेप शेप देनी होती है कंधे वाली साइड से। जो स्टिचिंग करता है वो मेरी बात इस चीज़ को अच्छे से समझ रहा होगा। मैंने कमीज़ की सबसे पहले कटिंग मुकम्मल कर ली। उसके बाद मैंने इसके दामन का जो डिज़ाइन था वो एक दूसरे के साथ रख कर इक्वल करके अपनी लेंथ को मेजरमेंट करके मैंने इसकी लेंथ 46 इंचज़ रखी है। उसके बाद इसको बराबर में काट लेंगे। फ्रंट और बैक की जो कटिंग है वो इक्वल कर लेंगे, ताकि इसके बाद हम लेस लगाएं या पाइपिंग लगाएं, जो भी चीज़ लगाएं वो लगाने में हमें आसानी हो। यहाँ पे आके मेरे कमीज़ की कटिंग मुकम्मल होती है। बाजू में एंड पे कटिंग करती होती हूँ, क्योंकि अगर उसके कंधों में या कुछ भी एक्स्ट्रा कपड़ा डालना पड़ता है ना, तो कमीज़ की कटिंग से वो निकल आता है, इसलिए बाजू की कटाई में एंड पे करती हूँ। उसके बाद मैं शलवार की साइड पे आ गई। सबसे पहले मैंने देखा शलवार का अर्ज़ कम था, शलवार मैंने खुली बनानी थी ना एक्सल साइज़ के हिसाब से। तो सबसे पहले तो मैंने लंबाई अलग की। लंबाई अलग करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा उसको मैंने डबल फोल्ड देकर, क्योंकि ये कुंदों वाली तो नहीं बनाई जा सकती थी ना, कुंदों के लिए कपड़ा कम था, तो मैंने लंबाई के रुख रख के, और जो लंबाई के सेंटर्स, जो लंबाई से कपड़ा निकला था ना, उसको मैंने अरसन वाली साइड पे रखा, ताकि हमारा अरसन बगैर जोड़ों के ना मुकम्मल हो जाए। इस तरह करके मैंने पौंचा 8 इंच रखा। 8 इंच के हिसाब से अरसन मैंने इसका 18 इंच रखा, और पौंचे से अरसन की मैंने लंबाई, क्योंकि अगर बच भी जाता है साइड पे कपड़ा तो हम साइड कटिंग में निकल जाता है ना, कटिंग हमारी एक जैसी हो जाती है, एक उसको शलवार की शेप मिल जाती है। मैं पौंचे जो है ना वो बनाती हूँ चेपी लगा के और काफ़ी ज़्यादा सिलाइयाँ लगा के। इसको फर्शी शलवार वाला भी आप आइडिया कह सकते हैं। तो कुंदों का ये होता है कि कुंदों के लिए भी कपड़ा बेहतरीन होता है, लेकिन वो कटाई उसकी और सिलाई में टाइम भी बहुत लग जाता है, और उसको सीना भी, खासकर उसकी कटाई बहुत मुश्किल है। तो ये सिंपल सा मेथड है जिसके, ये देखें ऊपर फ्रंट वाली साइड से हम जो कलियां मैंने बनाई थी ना सेंटर में डालने के लिए, फ्रंट वाली साइड से उसको कम कटिंग दे देंगे, ताकि ऊपर से हम इलास्टिक डालने में आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद मैंने कमीज़ की सिलाई स्टार्ट कर दी। मैंने नेक का डिज़ाइन, नेक गोल मैंने सिंपल रखा है, मेरी अम्मी सिंपल गले पहनते हैं, इस हिसाब से मैंने सिंपल रखा। इसका गला मैंने चेपी पहले ऊपर लगा ली, और 8 इंच मैंने इसका गला रखा, 8 बाय 8 का। तो कुछ ऐसा भी होता है कि सिंपल कपड़े पे अगर हम चेपी लगा लेते हैं तो उस तरह करके भी हम उल्टी साइड पे गले को फोल्ड कर देते हैं। मैंने गले की पाइपिंग निकालनी थी, इसलिए मैंने जो कमीज़ वाली साइड थी उसके ऊपर मैंने चेपी चिपकाई। अपोजिट साइड पे मैं ब्लू कपड़ा लगाऊंगी, उससे ये होगा कि जब उसको मैं फोल्ड करूँगी ना दूसरी अपोजिट साइड पे, तो उससे हल्की हल्की सी पाइपिंग निकल आएगी जितनी मैं चाह रही थी। वैसे तो हम मतलब कि कपड़े के हिसाब से देखते हैं ना, जो स्टिचिंग कर रहे होते हैं उनको पता होता है, उन्होंने जो इजी मेथड करना होता है। चेपी को हम एक्स्ट्रा कपड़े पे लगा के भी गले वाली साइड पे लगाया जा सकता है, लेकिन मैंने चूँकि इसकी पाइपिंग बनानी थी ना इसी तरह करके, तो मैंने हल्का हल्का वो चेपी पे 1 पाँव का, मतलब जो चेपी मैंने फ्रंट साइड के गले पे चिपकाई थी वहाँ 1 पाँव का मार्जिन छोड़ के मैंने चेपी पे सिलाई लगाई ऑपोजिट साइड पे कपड़ा रख के। और जो मैंने ऑपोजिट साइड पे कपड़े को फोल्डिंग दी थी, अब तो चेपी वाली साइड से कपड़ा फिर गया ना, पाइपिंग के लिहाज से 1 1 इंच मेरे पास, 1 1 पाँव, सॉरी, मशीन का जो 1 1 पाँव होता है ना वो वाली स्टिचिंग मेरे पास बच गई, और उससे बड़ी बेहतरीन सी
नीटनेस के साथ पाइपिंग तैयार हो जाती है। इसको पहले आप आयरन कर लें, आयरन करने के बाद आप गले पे सिलाई लगा लें, फिर हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। तो ये मतलब आसान तरीका है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही खूबसूरत गला बन के तैयार हो जाएगा। जब ये बन जाएगा तो मैं इस पर फ्रंट और बैक को आपस में स्टिच कर दूंगी। अच्छा, ऐसा भी होता है कि पहले लोग बैक साइड का गला काट के तैयार कर लेते हैं, लेकिन मुझे वो मुश्किल लगता है, मेरे से वो मेजरमेंट आगे पीछे हो जाती है। तो मुझे जो आसान लगता है वो यही तरीका कि मैं गले को उसके साथ चिपका लूँ, उसके साथ स्टिच कर लूँ, और जब दोनों उसके कंधे एक दूसरे के साथ स्टिच हो जाएंगे उसके बाद कटिंग करके मैं बैक का गला भी तैयार कर लूँ। बस अपना अपना तरीका होता है, जिसको जैसे आसान लगता है वो उसी तरीके से काम करता है। स्टिचिंग और कुकिंग एक ऐसा आर्ट है कि जिसके पास जो है वो सबसे अच्छा है, और जिसको जैसे आसान लगता है ना वो उसी तरीके से उसको करना जानता है। तो मेरे तो ख्याल में जिसको जो आता है वो उसी तरीके से उसको मॉडिफाई भी कर सकता है और खूबसूरत भी बना सकता है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि हम बनाने कुछ लगते हैं, बन कुछ जाता है। जब मेरा ये स्टिच हो गया, बैक साइड का मैंने 3 इंच डीप उसको मैंने करके तो उसकी मैंने कटाई कर ली। उसके बाद मैंने सिंपल ट्राउज़र का पीस लिया और उसको उरेब शेप में एक पट्टी काट के मैंने बैक साइड पे लगा दी। अब मैं इस पर सिलाई भी लगा सकती हूँ फोल्ड करके, और तुरपाई भी कर सकती हूँ, लेकिन सिलाई से ये होता है कि वो मज़बूत हो जाता है, बार बार धागा टूटने का ख़तरा नहीं होता कि बस अम्मी या जो भी जिसको भी हम सी के दें कपड़े, वो बस सुई लेके बैठा रहे उसके तैयारी में कि अच्छा यहाँ से धागा निकल गया तो इसको दोबारा स्टिच कर लें। मशीन की सिलाई से ये होता है कि काम पुख्ता हो जाता है, काम बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। इसके बाद फिर मैं इसके फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। जब ये गला मेरे तैयार हो जाएंगे तो मैं कमीज़ को स्ट्रेट करके प्रेस करके रख के तो मैं अपनी फ़िटिंग के हिसाब से देखूंगी कि मैंने इसकी कितनी फ़िटिंग रखनी है। चेस्ट के पास मैंने इसको 23 इंच रखा है, चेस्ट इसकी 23 इंच है, कमर इसकी मैंने 21-22 के राउंड अबाउट है, और चाक की बात करें तो वो 24 इंचज़ है। इस हिसाब से मतलब आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा करके इसकी मेजरमेंट करके इसकी सिलाई लगा लें। जब आपकी फ़िटिंग की सिलाइयाँ लग जाएँ तो फिर आपको इसके साथ बाजू एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इस पर पाइपिंग लगाई। पाइपिंग का मैं बस थोड़ा सा मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब इसका कोना बनाना है, सबसे पहले हम लंबाई चाक वाली साइड से पाइपिंग ले आएंगे, और जो हमने कॉर्नर बनाना है उसको हम फोल्ड करके तो पट्टी को ऊपर रख लेंगे। उम्मीद तो है आपको देखने में समझ आ गई होगी। इस तरीके से ना अक्सर ऐसा होता है हम पाइपिंग लगाने लगते हैं, वो गोलाई में चली जाती है, या हमसे सही उसकी फिनिशिंग नहीं हो पाती कि जिस तरह हमने उसका कोना बनाना है ना, एक इसका कॉर्नर बन जाता है, एक नोक सी बन जाती है। वो पाइपिंग हो या लेस हो, मतलब उसमें अच्छा लगता है। कुछ लेसेस ऐसी होती हैं जिनका कॉर्नर अच्छा नहीं लगता, गुलाई में अच्छी लगती है, वो हम जो भी कपड़े सिलाई कर रहा होता है ना वो अपने उस तरीके से उसको सेट कर लेता है। तो डिज़ाइन के साथ साथ मैंने 1 इंच का मार्जिन रख के उसके साथ साथ मैंने पाइपिंग लगाई है ताकि अच्छे से आराम से पाइपिंग लग जाए। आप चाहें तो मशीन का पाँव भी इस टाइम पे आके चेंज कर सकते हैं। तो जो डेली बेसिस पे सीता है उसको पता होता है कि मैंने इसको इसी पाँव के साथ किस तरह मैनेज करना होता है। अगर इस तरह आप मतलब मैनेज आपसे नहीं हो रहा, अक्सर ऐसा होता है पाइपिंग के ऊपर से मशीन का पाँव स्लिप हो जाता है तो मुश्किल हो जाती है। इस वाली जगह पे आके मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए सामने जब पट्टी लग गई, मशीन को आपने ऐसे पाँव से निकाल के ऐसे सीधा आपने पाइपिंग फोल्ड करके तो जो दूसरी साइड है उसको उसके ऊपर कर लेना है आपने। इस तरह करके वो एक समोसा टाइप का कोन बन जाती है, और ये बहुत खूबसूरत और आसान तरीका है बहुत। आप दुपट्टे पे लगाना चाहते हैं, बाजू पे लगाना चाहते हैं, या जो दामन होते हैं। अच्छा, दूसरा होता है जो चाक वाली जगह होती है ना, वहाँ पे भी आके कुछ इसी तरह का तरीका होता है कि एक साइड पे लगा के उसी के नीचे से फोल्डिंग दे के ना उसके अपोजिट साइड पे कर देते हैं। मैंने 1-2 शॉर्ट्स इस पे अपलोड किए हुए हैं, कॉर्नर पे और चाक वाली जगह पे ना, वो पूरी तफसील के साथ मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ ना आए तो आप वहाँ पे एक नज़र डाल सकते हैं, और उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। और आप ये देखें जब हम इसकी दूसरी सिलाई लगाते हैं तो कितनी प्यारी फिनिशिंग आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर आप ये है कि आप सिलाई को कंटिन्यू भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ कॉर्नर पर सिलाई नहीं लगाना चाहते तो। यहाँ पे ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात तुरपाई के साथ सुई धागे के साथ भी ये कॉर्नर बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे पता है मेरी अम्मी से ये छोटे छोटे से काम नहीं होने, बार बार वो इन कामों में नहीं पड़ सकती। इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं अपनी अम्मी के लिए जो सूट बनाऊँ उसकी सिलाइयाँ मजबूत हों, कि सूट फट जाए सिलाई नहीं ख़राब होनी चाहिए, सिलाई नहीं फटनी चाहिए ना। स्टेप बाय स्टेप मैं तमाम कमीज़ को सिलाइयाँ लगा के सीधा कर लूँगी। और एक और चीज़, मेरी अम्मी को टिच वाले बाजू बहुत पसंद है, तो मेरी कोशिश होती है मैं उनके जितने भी सूट सिलाई करूँ वो टिच वाले हों। जो टिच बटन के होते हैं इससे ज़्यादा डिज़ाइनिंग वो पसंद नहीं करती। ये सूट मैंने उनको ईद के लिए गिफ्ट करना था, और मेरी कोशिश थी कि मैं इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार करूं। आप अपनी अम्मी को ईद पे क्या गिफ्ट करते हैं वो भी वीडियो में बताओ। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी कमीज़ की पाइपिंग मुकम्मल कर लिया, और यही तरीका मैंने दुपट्टे पे भी अप्लाई किया है। दुपट्टे पे भी मैंने इसी तरह पाइपिंग लगा के सूट तैयार किया। उससे ये होता है कि दुपट्टे के साथ भी एक फिनिशिंग आ जाती है। लॉन के दुपट्टे ऐसे होते हैं ना, अम्मियों से काबू नहीं होते, तो पाइपिंग से ये हो जाता है कि दुपट्टे में एक मतलब कि वो उसमें थोड़ी सी ग्रेस आ जाती है। लेस लगा लें या पाइपिंग लगा लें, उससे दुपट्टे में ग्रेस आ जाती है। ये टिच बाजू है,
इस तरह करके मैंने, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हो गया था, कमीज़ भी दुपट्टा भी। अच्छा, ये आपको ना तस्वीर में थोड़ा सा वो उसका गोल्डन ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि ब्लू के साथ जो उसकी बेस थी ना वो इस तरह गोल्डन टाइप थी, तो वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रही वीडियो में। वो लेस के साथ उसको मैंने कंट्रास्ट किया, क्योंकि या तो ब्लू कलर आ सकता था, ब्लू इसके ऊपर ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होना था। ये सफ़ायर का सूट है और ये बहुत प्यारा इसका स्टफ़ था, और मुझे इसका ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया। इसकी लॉन बड़ी ज़बरदस्त थी, मुझे अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया था। आप बताएं ये सूट सिल के कैसा तैयार हुआ है। आप शलवार देख रहे हैं कितनी प्यारी बनी है। और इसकी मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी कि सिंपल सी शलवार है, तकरीबन सबको सीनी आती है। और जो पौंचों की बात करूँ तो वो तो सारी मैंने सिर्फ सिंपल सिलाइयाँ लगाई हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों से फ़र्शी शलवार का तरीका शेयर करूँगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।